Good evening, everyone. As we are talking about climate change, so better if I start with my yesterday's experience when I entered Noida. मैं एक राजस्थान के छोटे से शहर अजमेर से हूं और जब नोएडा में हमने एंट्री ली कल तो हमने पाया कि हमें बहुत ज़्यादा स्मोक नज़र आ रही थी। एक क्लाइमेट चेंज का एहसास हमको वहां पर हो चुका था, क्योंकि मैं जब अजमेर की बात करता हूं या एक छोटी सिटी की बात करता हूं तो वहां का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 50 के अराउंड होना आम बात है। और AQI हम जनरली कहते हैं कि जो 50 या उससे कम हो तो एयर क्वालिटी अच्छी होती। जबकि यहां पर सरप्राइजिंगली जब मैंने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा तो मुझे पता चला कि नोएडा का जो AQI था yesterday it was highest in India and it was around 500 and around 400 in गाजियाबाद। तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की बात तो वहीं से हो चुकी थी। पर जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज का एक्चुअल रीजन क्या है, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट मैं कहूंगा ग्लोबल वार्मिंग, एंड वी ऑल नो अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। होता क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन द सरफेस और टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। यस, इट इज ट्रू इन अ लेमन लैंग्वेज। अगर हम इसके साइंटिफिक पॉइंट पे जाएं तो हम कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का मेजर रीजन जो है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस गैसेस। नाउ व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस? तो हमें पता होना चाहिए कि कुछ गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली रेफ्रिजरेटर्स में यूज होती है। सिमिलरली जो हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर रहे हैं ये हमारी व्हीकल्स में यूज होता है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये कैसे इंपैक्ट करती है ग्लोबल वार्मिंग पे, इसको आप थोड़ा सा समझिए। यहां पर एक डायग्राम है जो NCERT बताता है। बेसिक तरीका क्या है कि सन से जो रेडिएशन आती है, कंप्लीट 100% रेडिएशन, उसका 25% मींस 1/4 ऑफ द टोटल रेडिएशन इज यूजुअली एब्सॉर्ब्ड एंड देन री-एमिट बाय क्लाउड्स एंड गुड गैसेस। बट around 50% of the total radiation of this sun, it absorb or comes on the surface of earth. But it is not the issue. ये गर्मी नहीं बढ़ा रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ा रहा है। इसके बाद क्या होता है, अर्थ भी बहुत कम पार्ट को एब्सॉर्ब करती है, बाकी जो हीट है उसे रिफ्लेक्ट बैक करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन। IR का आपने नाम सुना है। ये इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में जब वापस जाता है तो बाहर एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट है ये ग्रीन हाउस गैसेस। ये क्या करती हैं, इन्हें एब्सॉर्ब कर लेती है एंड देन री-एमिट्स ऑन द अर्थ सरफेस। नाउ द अर्थ इज हीटन अप ट्वाइस। द सेकेंड टाइम, दिस इज द मेन इश्यू। सेकेंड टाइम जब अर्थ उसी इंटेंसिटी से हीटअप होता है और ये साइकिल जब लगातार चलती है तब होती है ग्लोबल वार्मिंग। एंड यू विल बी सरप्राइजिंग टू नो दैट अगर ग्लोबल वार्मिंग ना हो तो हमारे अर्थ का जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस होगा। एनुअल एवरेज टेम्परेचर हम पर ईयर की बात कर रहे हैं, -18 डिग्री, जबकि आज ये +16 डिग्री है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस। नॉर्मली अगर हम कहें ग्रीन हाउस बुरा नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहां यूज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं ऐसे प्लांट्स की जिन्हें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए फ्लावरिंग के लिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, तो सर्दी में उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। जबकि ये जो ग्रीन हाउसेस होते हैं उनमें हम ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं और वो इजीली ग्रो भी हो जाते हैं, तो वहां ये बात अच्छी है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसी की अर्थ के ऊपर तो ये अच्छा नहीं। ये कुछ वैसा ही है जब आप अपनी कार को किसी धूप में रख देते हैं और कुछ समय बाद जब आकर कार में बैठते हैं तो आपको जो गर्मी लगती है, दैट इज एज सिमिलर, क्योंकि उस सिस्टम में लाइट तो एंटर कर जाती है लेकिन हीट वापस नहीं निकल पाती।
तो ये है बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। जिस ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, हमने जिन गैसेस की बात की थी, ये वो गैसेस हैं जहां हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेजर इशू है और 60% ये अफेक्ट करता है इस ग्लोबल वार्मिंग को। सिमिलरली हम कहते हैं मीथेन जो है 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनके लिए हमने कहा रेफ्रिजरेंट्स में यूज होता है दैट इज 14%, एंड N2O जो हमारे व्हीकल्स से निकल रहा है 6%। इतना इंपैक्ट कर रहा है। और क्या इफेक्ट्स हैं इस ग्रीन हाउस के, आप देखें अगर डेटास को तो देख पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है 1960s से 2020 इन 60 इयर्स में कितना ज्यादा बढ़ा है। ये पार्ट्स पर मिलियन में हम बात कर रहे हैं, जो 310 के अराउंड था 420 तक पहुंच गया और लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के वो हर काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। हमें पता है जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, हम प्लांटेशन नहीं करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा कट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हमें मेडिसिन चाहिए, हमें फर्नीचर बनाना है, हमें और सारी चीजें करनी है। इन सब के लिए हम कट तो कर रहे हैं ट्रीज को, लेकिन प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं। CO2 इंक्रीज होता जा रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, CO2 इंक्रीज होता जा रहा है। ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से ये डेटा हमारे सामने। सिमिलरली अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें CFC, तो आप देख पाएंगे कि 1960s में बिल्कुल जीरो था। क्यों था, क्योंकि रेफ्रिजरेटर्स का यूज ही नहीं होता था। आज हर घर में एक नहीं 2-2 रेफ्रिजरेटर्स हैं। आज मेजर इशू ये है कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O की हमने बात की, व्हीकल्स से निकल रहा है और अफेक्ट कर रहा है हमारे अर्थ को। व्हीकल्स जिनके लिए हम ये कहेंगे कि दिल्ली में अगर एक इंसान के पास एक कार है तो वो दूसरी कार इसलिए लेता है क्योंकि पास में शर्मा जी ने भी दूसरी कार ली है, स्टेटस सिंबल भी बनाना है। और इसकी वजह से हम अपने अर्थ को इस क्लाइमेट चेंज की मेजर रीजन को बढ़ावा देते हैं। अगर हम सॉल्यूशन पे जाएं तो सॉल्यूशंस हमारे पास है। हमने कहा हम ट्री प्लांट करें, हमने कहा हम इस ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए अपने व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाएं। हमने कभी नाम ही नहीं सुना होता है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, कह सकते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स को, जो यूज होते हैं व्हीकल्स में। और ये क्या करते हैं, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है उसे कंप्लीटली बर्न करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को रोकते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बनने से रोकते हैं, ये जिस N2O की हम बात कर रहे हैं उसे रोकते हैं। होगा क्या, इंपैक्ट अच्छा होगा। दिस इज द सॉल्यूशन। सिमिलरली ये ग्रीन हाउस, ये क्लाइमेट चेंज, ये ग्लोबल वार्मिंग, इससे और क्या हो रहा है हमें पता है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन डिप्लीशन की बात करें तो हमें यह पता होना चाहिए कि ओजोन डिप्लीशन, जिसको हम कई बार ओजोन होल का भी नाम दे देते हैं, एग्जैक्टली क्या है ये। तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक होता है ट्रोपोस्फेयर, दैट इज द लोअर एटमॉस्फेयर, एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर, दैट इज द अपर एटमॉस्फेयर। जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसमें भी ओजोन है, दैट इज बैड ओजोन, क्योंकि वो बनी है, ओजोन मतलब O3, ये बैड ओजोन बनी है हमारे व्हीकल से निकलने वाले ऑक्सीजन से या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से। जबकि जो स्ट्रेटोस्फेयर है, दैट इज अपर एटमॉस्फेयर, वो बना है गुड ओजोन। और उस गुड ओजोन को हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो हमें कैंसर से बचाता है, जो स्किन कैंसर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, जिसके लिए हम कहते हैं ओजोन होल हो रहा है, उसका मेजर रीजन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये रिएक्शन कुछ इस तरह की है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे रेफ्रिजरेंट से निकल रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन, गुड ओजोन है, ये क्या करते हैं, गुड ओजोन को तोड़ते हैं। इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से यूवी रेडिएशन जब रिएक्ट करती है तो इनका क्लोरीन एटम अलग हो जाता है, और जो क्लोरीन एटम है यहां पर काम करता है एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब यह है कि ये रिएक्शन में ऐड होकर उसे फास्ट तो कर देते हैं, लेकिन इनका कुछ नहीं होता, यानी ये एज इट इज बने रहते हैं। ऐसे में ये बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और ओजोन को तोड़ते जा रहे हैं, जिससे क्या हो जाता है, जिससे होता है ओजोन डिप्लीशन। हम इसे जनरली कई बार इस तरह से देखते हैं, ये नासा की एक फोटो है
जो हमको दिखाती है, ये जो ब्लूइश पार्ट है, दैट इज ओजोन होल। हम कई बार ऐसा समझ बैठते हैं कि ओजोन में कोई होल हुआ है, बट ऐसा नहीं है। ओजोन की थिनिंग हो जाना, उसकी जो थिकनिंग है कम हो जाना, दैट इज ओजोन होल। ये इस तरह की कुछ जो पिक्चर है हर साल बनती है अंटार्कटिका के ऊपर, और लेट अगस्त टू अर्ली अक्टूबर के बीच हमको ऐसा दिखता है। इसीलिए अगर आपको पता हो तो 16 सितंबर को बनाया जाता है ओजोन डे, जो कि मिड में आता है, क्योंकि उस समय ऐसा ओजोन डिप्लीशन हाईएस्ट होता है। अदर देन दिस, जो डिलीटीरियस इफेक्ट्स होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, उनमें से एक है अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो क्या है? तो हम कहते हैं अल नीनो, ये जो नाम लिया गया है ये स्मॉल किड, स्मॉल बॉय के नाम पे है अल नीनो। इसी का जो अपोजिट होता है ला नीना, ये भी एक इफेक्ट है जो स्मॉल गर्ल के नाम पे लिया गया है। अल नीनो में होता क्या है, अगर हम नेचुरल या नॉर्मल ईयर्स की बात करें तो नॉर्मल ईयर्स में जो एयर है वो मूव करती है नॉर्मली, जो हम कहते हैं कि एक, अगर ग्लोब की बात करें, अगर हम अपने ग्लोब को देखें तो हम पाते हैं कि हमारे पास एक है इंडियन ओशन और एक है पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन का जो वाटर है जनरली वार्म रहता है, गर्म रहता है, जबकि पैसिफिक ओशन का रिलेटिवली कोल्डर होता है। तो जब हम बात करते हैं नॉर्मल ईयर्स की, तो ऑस्ट्रेलिया से अगर हम बात करें और साउथ अमेरिका की बात करें, तो साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो एयर है वो मूव करती है, जो पानी है वो उस तरफ अपने हवा को भेजता है, जिससे नॉर्मली कोल्डर रहता है एनवायरमेंट। लेकिन हर 5 से 7 साल में एक बार अल नीनो जरूर आता है, जब इसका अपोजिट होता है और जो एयर है वो मूव करती है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अमेरिका। और इस वे में क्या होगा, ये अपोजिट होने लगेगा, सब कुछ गर्मी बढ़ने लगेगी, और इसकी वजह से आप देखते हैं हिमालयन रेंज में या और कहीं पर भी जो आइस कैप्स है वो मेल्ट हो जाते हैं। इनसे क्या होता है, सी लेवल इंक्रीज होता है, धीरे धीरे हम कहते हैं फ्लड आती है, सुनामी आती है, कई सारी चीजें, और ये क्या है, क्लाइमेट चेंज का ही एक रीजन है। बात करें एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कहते हैं जो अडेप्टेशन है, हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि जब हम टॉक देते हैं, हम बात करते हैं, हम यूजुअली केवल ह्यूमंस पे चले जाते हैं, जबकि इस एनवायरमेंट पे, इस अर्थ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, ह्यूमंस भी रहते हैं। हम सब में इस तरह की अडेप्टिविटी भी होती है, अडेप्टेशन होता है। अगर क्लाइमेट चेंज है तो कैसे होता है, तो देखिए हम बात कर सकते हैं इस ग्लोबल चेंज को। जब भी ग्लोबल लेवल पे चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो हमारे पास में इस तरह की मैकेनिज्म है जिससे ऑर्गेनिजम्स अपनी ग्रोथ, अपने रिप्रोडक्शन को भी शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे होगा ये, तो हम इसकी बात करेंगे। हम बात करते हैं कि जो एनवायरमेंट में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो भी चेंज को सरवाइव कर जाएंगे, वो कौन होंगे, जो अडेप्ट कर पाएंगे। यानी एक थ्योरी आप जानते हैं, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहां फिटेस्ट का मतलब अडेप्टेशन से, जो अडेप्ट कर जाएगा वो फिट रहेगा, वो सरवाइव कर जाएगा। बात करें ऐसे ऑर्गेनिजम्स की, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल अर्थ में, इस अर्थ पे, नेचर में हमको मिलते हैं, जहां नेचर ने ऑर्गेनिजम्स को ऐसा दिया है कि वो अडेप्ट कर सके, चेंज कर सके अपने आप। ये कैसे होगा, तो हम बात करते हैं, अगर कोई एक्सटिंक्ट हो रहा है, उसका मतलब क्या है, उसने अडेप्ट नहीं किया। अगर कोई अडेप्ट नहीं कर पाया तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और जो अडेप्ट कर लेगा वो सर्वाइवल करेगा, फिट रहेगा, आगे बढ़ेगा। इसी में नाम आता है फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी का। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी क्या है, तो फिनोटिपिक का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, हम कैसे दिख रहे हैं, वो हमारा फिनोटाइप है। अडेप्टेशन का मतलब आप अच्छे से जानते हैं। और प्लास्टिसिटी क्या है, कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो अपीयरेंस है वो भी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसे अडेप्टेशन करना, दैट इज प्लास्टिसिटी। अब अगर हम बात करें इसी तरह से, तो ये क्या है, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये 2 धागे हैं, कुछ कह सकते हैं ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फोल्डेड है, बट इट इज आर डीएनए, हम इसी से बने हुए हैं। और अगर मैं डीपली जाऊं, मैं पूछूंगा ये क्या है, तो आपको इसमें कुछ फोटोज तो पहचान में आ जाएंगी, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहां 4 अल्फाबेट्स हैं, दैट इज A, T, C एंड G।
अब ये ATCG क्या है? तो हम इन्हीं के बने हुए हैं, यानी हमारा डीएनए, हमारे डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। ये वही 4 हैं। अगर हम देखें, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ये वही 4 हैं। और सभी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसी के बने हुए हैं, जस्ट दैट सीक्वेंस डिफरेंट। इस सीक्वेंस में अडेप्टेशन की वजह से एक सिंगल चेंज भी आ जाए, ए की जगह टी हो जाए, जी की जगह सी हो जाए, एक चेंज भी आ जाए तो हम उसे म्यूटेशन कहते हैं। और कई बार ये म्यूटेशन अच्छे होते हैं क्योंकि अडेप्ट करना होता है एक ऑर्गेनिज्म को। बात कर सकते हैं एक एग्जाम्पल की। यहां पर हमें एक बर्ड दिख रही है। इस बर्ड का नाम है ग्रेट टिट्स, कॉमन नेम है, जबकि विंटर मॉथ, इसके मुंह के अंदर आपको एक कैटरपिलर नजर आ रहा है। होता क्या है नेचर में, जो क्लाइमेट चेंज से अडेप्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम अडेप्टेशन की बात करें, नेचर में इन्हें एक ऐसा अडेप्टेशन मिला है। ये जो कैटरपिलर है जिसको हम विंटर मॉथ कह रहे हैं, ये विंटर मॉथ नॉर्मली ओक प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है। नाम से क्लियर है, विंटर, इनकी जो ग्रोथ होती है, इनका जो बर्थ होता है, हैच आउट होते हैं, वो विंटर में होते हैं। लेकिन एडल्ट बनते हैं ये जब स्प्रिंग आ चुका होता है तब। यही चीज इस बर्ड पे भी अपने आप नेचर ने दे दी कि अगर ये कैटरपिलर ग्रो हो चुका होगा, एडल्ट हो चुका होगा, उस समय ये बर्ड भी रिप्रोड्यूस करके अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाएगी, क्योंकि ऑफस्प्रिंग्स का खाना भी यही मॉथ होंगे और ये उसी समय हाईएस्ट होंगे। तो ऐसा देखा गया कि अगर नेचर में क्लाइमेट चेंज होता है, शिफ्ट होता है, जल्दी स्प्रिंग आ जाता है, तो देखा गया है कि ये बर्ड भी जल्दी रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं। इट इज अ फिनोमेना जो कि अडेप्टेशन पे जा रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से अडेप्टेशन पे जा रहा है। अगर मैं सारी बात को सम अप करूं तो मैं ये कहूंगा कि what you reap, that is just what you sown। आप वही तो काटेंगे जिसे बोएंगे। हम कर क्या रहे हैं आज? हम जितने भी प्लांट्स हैं उनको लगाने की जगह, प्लांटेशन करने की जगह काट रहे हैं। हम एक व्हीकल को अच्छे से संभालने की जगह व्हीकल्स को बढ़ा रहे हैं। हम रेफ्रिजरेंट्स और इस तरह के क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ाने वाली चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हमें क्लाइमेट चेंज की बात करनी है रियल लेवल पे, अगर हमें कम करना है ये ग्लोबल वार्मिंग, अगर हमें पॉपुलेशन पे बात करनी है, अगर हमें अडेप्टेशन को अच्छा करना है, जो चल रहा है वो तो चलेगा। आप चाहें आज एक दिन में आपके किसी काम से कल यहां का API कम हो जाए, जो AQI हम बोलते हैं, वो कम नहीं होने वाला। क्या होगा? आपको खुद के लेवल पे भी अडेप्टेशन को बढ़ाना होगा। हम सुनते हैं जब कोविड आया था, अडेप्टेशन का ही खेल था, वो भी एक एनवायरमेंटल चेंज था। जिन लोगों ने अपनी डाइट अच्छी रखी, जिन लोगों ने सुबह उठ के एक्सरसाइज की, किसी भी फॉर्मेट में आप एक्सरसाइज की बात करते हैं, वॉक करते हैं, स्विमिंग करते हैं, दौड़ते हैं, योगा करते हैं, जो भी आपको करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आप में अडेप्टेशन अच्छा आता है। तो हम केवल दुनिया को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये ग्लोबल वार्मिंग, ये एनवायरमेंटल चेंज, ये क्लाइमेट चेंज आपकी वजह से बढ़ रहा है। हमें अपने लेवल पे भी काम करना होगा। हमें खुद को, अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू मेडिटेशन। अपनी बॉडी को हमें वो चीज देनी होगी, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जब हम बोलते हैं हमें क्या मिला, हमें ये नेचर मिली, हमें ये कपड़ा मिला, कपड़ा नहीं मिला, हमें मिला था एक शरीर, एक बॉडी। हम अपने साथ लाए थे एक शरीर। उस शरीर को लेकर के ही हमें जाना है। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो व्हीकल्स हैं, जो बाकी की चीजें हैं, वो लाइफ में हमारे बाद में सेकेंडरी है, बाद में आई थी। लेकिन जो प्राइमरी है हमारे पास, वो हमारी बॉडी है, हमारा ये नेचर है। उसे बचाना है, अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना है। सम अप में यही करूंगा बात को कि हम अगर अपने आप पे काम करेंगे, स्ट्रांग होंगे, स्मूथ होंगे, तो क्लाइमेट चेंज भी होता है तो हम अडेप्ट कर पाएंगे। थैंक यू।